राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से मचा हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। राज्यसभा में पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान नोटबंदी पर बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए तल्ख टिप्पणी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे की। पीएम मोदी ने कहा कि बाथरूम में रेन कोट पहनकर नहाना कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे। मोदी के राज्यसभा में इस बयान के बाद हंगामा बरपा। कांग्रेस सहित सपा के नेताओं ने भी वॉकआउट किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह के भाषण और इस तरह के शब्दों का प्रयोग आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं किया था। ऐसा लगता है कि ये भाषण किसी गली मोहल्ले में दिया जा रहा है। सदन की गरिमा तार-तार हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के बयान से हंगामा बरपा है और इस हंगामे का असर सदन के आखिरी दिन पर पड़ना तय है और ये माना जा रहा है कि सदन का आखिरी दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सरकार ने आम बजट को संतुलित और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद बारी थी बजट पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने सरकार की सभी योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार दावा कर रही है कि ये बजट भविष्य का बजट है, वहीं विरोधी पार्टियों ने सरकार के इस बजट को फ्लॉप बताया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल पूछा है कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के बारे में आखिर कोई प्लान क्यों नहीं बताया गया है। नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया, इस पर आखिर सरकार स्थिति क्यों नहीं साफ कर रही है। समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। किसानों को सिंचाई, युवाओं को कमाई, बच्चों को पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई, इस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि यदि उनकी सरकार आती है तो सबसे पहला काम होगा छोटे किसानों की कर्ज माफी का। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद की रैली में विपक्षी दलों पर हल्ला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जबकि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार को अपने 5 सालों का हिसाब किताब देना चाहिए था, वो मुझे गाली देने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार पर हल्ला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने सारी चीज़ों में जातिवाद का जहर घोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि यूपी में अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले वैकेंसियों में घोटालों की जाँच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षों को भी निशाने पर रखा और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विनाश और विकास के बीच की लड़ाई है। बीजेपी को चुनना विकास का जो वनवास है पिछले 14 साल से, उसकी वापसी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। प्रदेश में अगर बसपा की सरकार बनती है तो अब की बार पूरे प्रदेश से अपराधियों का गुंडाराज खत्म किया जाएगा और उनको सही जगह दिखाई जाएगी। ये कहना था बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का, जो आज सपा के गढ़ बदायूं से एक जनसभा को संबोधित करने आई थी। सपा के गढ़ बदायूं पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अगर बीएसपी की रैलियों की भीड़ को देख लेते तो उनके होश उड़ जाते। सपा कांग्रेस गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए माया ने कहा कि सपा सरकार ने यूपी का सत्यानाश किया है। सपा राज्य में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से टूट चुकी है। बदायूं में अपने भाषणों के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनता को ये कहा कि इस बार फिर से वो 6 के 6 प्रत्याशियों को विधानसभा तक पहुँचाएं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर ऐसा होता है तो वो बदायूं के साथ साथ पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ अपने साथी अंशुल के साथ बदायूं से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी आज चुनावी समर में दस्तक दी। डिंपल यादव ने आगरा में एक रैली करी और समाजवादी पार्टी के लिए वोट भी मांगे। 11 फरवरी को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी के मद्देनजर सांसद डिंपल यादव और जया बच्चन ने आज आगरा में एक बड़ी रैली की। जनसभा को मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि अगर फिर से समाजवादी सरकार बनी तो सभी गरीबों को हर महीने 1 किलो घी दिया जाएगा, साइकिल दी जाएगी और साथ ही महिलाओं को प्रेशर कुकर भी दिया जाएगा।
डिम्पल ने वादा किया अगर फिर से सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो किसान बीमा योजना की राशि 7.5 लाख रुपए कर दी जाएगी। चुनावी महासमर में समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को एक स्टार कैंपेनर के रूप में उतारा है और डिम्पल यादव आने वाले दिनों में भी कई रैलियों में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन। यूपी चुनाव में मतदान से कुछ पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी के घोषणा पत्र से ज्यादा चर्चा बीजेपी के घोषणा पत्र की हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र पेश किया है वो वोटों के ध्रुवीकरण को केंद्रित होते हुए पेश किया गया है। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं में हर जिले में महिला थाने का गठन किया जाएगा, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस, हर वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली दर को सस्ता करने का काम किया जाएगा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने देर सवेर घोषणा पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है उस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है। पनीरसेल्वम ने एक तरफ बगावत किया तो दूसरी ओर शशिकला ने बहुमत का दावा किया। कल ओपीएस के बगावत के बाद शशिकला ने आज सुबह आपातकाल विधायक दल की बैठक बुलाई। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 131 एमएलए पूरा समर्थन शशिकला को दे रहे हैं। पनीरसेल्वम ने कल कहा कि जरूरत पड़ने पर सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। आज सभी एमपी दिल्ली रवाना हो चुके हैं और सभी एमएलए को एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहराया गया है ताकि कोई एमएलए अपना समर्थन ओपीएस को न दे। सभी एमएलए कल फ्लाइट से दिल्ली जाकर एमपी के साथ राष्ट्रपति को तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति बताकर शीघ्र ही शशिकला को शपथ ग्रहण के लिए समय देने का अनुरोध करेंगे। अब आगे देखना ये होगा कि एमपीज और एमएलए प्रेसिडेंट को मिलने के बाद क्या इसका परिणाम के कारण गवर्नर शपथ ग्रहण के लिए शशिकला को समय देंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसला के लिए इंतजार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू, उपासना पद्धति में अंतर के चलते अलग दिखते हैं एक समुदाय के लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और कुछ लोग यदि अलग नजर आते हैं तो उसकी वजह उपासना पद्धति में अंतर होना है। भागवत ने यहाँ जात पात को लेकर भी अपनी बात कही, साथ ही साथ ये भी कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान नाम सिर्फ हिंदुओं के चलते ही पड़ा है, लिहाजा भारत में रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू ही माना जाना चाहिए। इससे पहले भी आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर विवादित बयान आया था, जिसके बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी। और अब आरएसएस चीफ के धर्म को लेकर दिए गए इस बयान पर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, ये देखना रोचक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। बुलंदशहर के सियासी डबल मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरएलडी के प्रत्याशी मनोज गौतम को उनके भाई और दोस्त की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मनोज गौतम ने अपने चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए अपने भाई की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने मनोज के साथ फिरोज नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। सर्कमस्टांसेस जो थे वहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था सीन ऑफ क्राइम पर। उससे ये समझ में आया कि कोई परिचित व्यक्ति इनको यहाँ तक लाया है। फिर जो रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिली उस पर काम किया गया। इससे पहले परिवार वालों ने हत्या के पीछे साजिश की आशंका जताई थी। आरएलडी के प्रत्याशी मनोज गौतम की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या ये महज सहानुभूति पाने के लिए हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई और भी साजिश। हालांकि पुलिस का दावा है कि तफ्तीश जारी है। जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। बिहार में टॉपर्स घोटाले के बाद अब राज्य कर्मचारी चयन आयोग में घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है। एसआईटी का गठन कर लिया गया और इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के 13,000 पदों के लिए 18 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इसकी 4 चरणों में परीक्षा होनी थी। पहले 2 चरण 29 जनवरी और 5 फरवरी को हुए।
मगर दोनों बार परीक्षा के ठीक पहले कुछ प्रश्न पत्र वायरल हुए और इस वायरल हुए प्रश्न पत्र को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। जब इसमें जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। उसके बाद एक SIT का गठन हुआ जिसका नेतृत्व पटना के SSP मनु महाराज को दिया गया। फिलहाल इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि आयोग के सचिव भी हैं और इन लोगों के घर पर भी छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। फिलहाल जांच चल रही है और इंतजार कुछ पुख्ता सबूत मिलने का। देखिए जांच कितने दिन में पूरी होती है और कितने लोग बेनकाब होते हैं। विजय स्वतंत्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के किसी जज को अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस कन्नन को नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। लगातार विवादों में रहने वाले जस्टिस कन्नन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कई जजों को भ्रष्ट बताया था। इस चिट्ठी में उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए जस्टिस कन्नन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कन्नन को फिलहाल कोई भी जुडिशियल और प्रशासनिक काम करने से मना किया है। क्या जस्टिस कन्नन को दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा? क्या जेल भेजे जाने की स्थिति में वो अपना पद खुद गंवा देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट संसद से उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश करेगा? अपने आप में ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों को लेकर अभी कानूनी जानकारों की राय एक मत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि देश के न्यायिक इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी बनी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। ITC बेंगलुरु में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने प्रगदीश कपूर नाम के फैशन इवेंट आयोजन करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुंबई की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि 5 फरवरी को प्रगदीश ने उसे अपने कमरे में बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रगदीश ने उसे फैशन इंडस्ट्री में काम देने का वादा किया था। पीड़िता के मुताबिक प्रगदीश ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें भी ली और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। पॉक्सो के अंदर इस केस को लिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रगदीश के लैपटॉप से कई लड़कियों के अश्लील तस्वीरें मिली हैं, लिहाजा अब इस लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। बीकानेर में यात्रियों से भरी हुई एक कार अचानक द बर्निंग कार बन गई। गनीमत रही कि किसी तरह से इसमें सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। राजस्थान के बीकानेर के कीतासर गांव में एक शादी में जा रही ट्रवेरा कार में अचानक आग लग गई। आग भी ऐसी भयानक कि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर थी। किसी तरह से कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। राहत की बात ये रही कि किसी भी यात्री की इसमें जान नहीं गई, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। लेकिन अचानक इस कार में आग लगी कैसे, ये सवाल अब भी बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। बचत खाते को लेकर के आरबीआई का बड़ा ऐलान। अब 24,000 से लिमिट बढ़ाकर की गई 50,000। बचत बैंक खाते से निकासी को लेकर अच्छी खबर। अब आप एक हफ्ते में सेविंग अकाउंट से 24,000 नहीं बल्कि 50,000 तक निकाल पाएंगे। ये निकासी सीमा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसके साथ में आरबीआई ने ऐलान किया है 13 मार्च से आरबीआई सेविंग खाते से भी लिमिट हटा देगा। वहीं आरबीआई ने बताया कि 27 जनवरी तक 9.92 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की करेंसी के नए नोट सर्कुलेशन में आ चुके हैं। लेकिन आरबीआई उन सवालों से हमेशा बचता रहा है जिसमें यह पूछा गया कि आखिर कितना पैसा 500 और 1000 के जो पुराने नोट जिसको बंद किया गया वो जमा किए गए। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब अभी भी आरबीआई के पास नहीं है और इसके लिए वो लगातार समय मांगता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।